स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 7वीं का विषय भाषा भारतीय यानी हिंदी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप लोगों को मिली है, इसका संपूर्ण सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पार्ट 1 से लेकर आपके जितने भी पार्ट है पूरा संपूर्ण सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप लोग कोशिश करना इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है ताकि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही कुछ भी कन्फ्यूजन हो और आप लोग इसे अच्छी आसानी से कर सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से दी गई होगी। साथ ही आप लोग बता दूँ कक्षा 7 के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी लोग हैं हाँ कर लिया, जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लें सब्सक्राइब। जिन लोगों ने नहीं किया, जिनने कर लिया अच्छी बात है, और जिनने नहीं किया है तो उनको कोई बात नहीं। जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए मैं बता दूँ कि आप लोगों को क्या वार्षिक परीक्षा जो होगी आपकी तो उसके मैं आप लोगों के सामने पेपर दूंगा ताकि आप लोग उसे अच्छे पेपर के माध्यम से आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से बुक होगी पूरी। इसके बाद आप लोग सामने यहाँ पर जो पार्ट नाम दिए गए हैं, इन्हीं पार्टों के मैंने आप लोग सामने पहला पार्ट कराएंगे, फिर दूसरा कराएंगे, फिर तीसरा कराएंगे, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार से पूरे पार्ट बाई पार्ट मैंने पूरे संपूर्ण हल करा दिया है। साथ ही मैं आप लोग बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम आता है आपका पार्ट 1 में आप लोगों के सामने था कौन सा पार्ट का नाम है मेरी भावना। ठीक, तो पार्ट 1 से मैं मेरी भावना करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला विकल्प आप लोग सामने था हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए आप लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने दूसरा वाला, जिसमें देख लो आप लोग सकते हैं पहला लगे दूसरा लगे आप लोग सामने कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कविता में कौन सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो आप लोग सभी पता है, कविता अलंकार सही आंसर है करते हैं। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने अति लघुत्तीय प्रश्न क्या है, अति लघुत्तीय प्रश्न। जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 30 जिसमें लिखा है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। इसका ये आंसर सही है। अगला चौथा लगा अप्रिय कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा करे उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको लाना हो जाएगा उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, आपको ये लिख देना है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है जो लिखा है मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि किस जीवन से कौन सा कार्य करना चाहता है। तो 5 का आंसर लिखोगे मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरे आंसर लिखते जाइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6वां जिसमें लिखा है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो इसका आंसर लिखोगे मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटु शब्दों से दूर होना चाहता है। बढ़ते हम लोग इसी प्रकार से आगे की ओर। तो आगे क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने मेरी भावना पाठ आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, अपने शब्दों में लिखें। चलिए इसका आंसर लिखोगे आप लोग इस प्रकार से मेरी भावना पाठ में हम एक दृढ़ निश्चय नीति कथा जैसे मूल्यों का ग्रहण कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां जिसमें लिखा है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और पंक्ति में भाव से सब लिखिए। लोगों मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों में नित्य रहे। जब किसी व्यक्ति के मन में यह भाव अंकित हो जाता है तो वह सभी के प्रति विनम्रता का भाव रखता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 में आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जिसमें लिखा है रहे भावना ऐसे मेरी सरल व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो ये रहा इसका आंसर, दिख रहा होगा आप लोगों तो लिखोगे दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, कभी भी मेरे मन में उनके लिए जलन की भावना रहे। कभी आगे कहते हैं कि हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे मन में ये विशेष भावना हो कि मैं सबके प्रति सत्ता एवं सरलता का व्यवहार करूं, और जहां तक मुझसे संभव हो सके तो मैं अपने इस जीवन काल में दूसरों की भलाई में लगा रहूं। तो इस प्रकार से आप लोग इसके सामने पाठ प्रश्न 9 का आंसर लिख लेंगे। ठीक, चलिए अगला सामने क्वेश्चन नंबर 10वां लगा
मेरी भावना कविता में कवि के किन किन संभावना रखी है। तो लिखोगे मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर लिखोगे आंसर तो ऐसे लिखोगे। इस कवि तो यहाँ से लिखना है, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी, गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति समभाववाद रखने की बात कही है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 11वां, जिसमें लगा है मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखोगे परोपकारी संत हमेशा की तरह एक संत जी आप अपने तपस्या में लीन थे और पास में ही आम के पेड़ लगे हुए थे। तभी कुछ बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने आम के पेड़ों को देखा, उसमें आम लगे थे। उन बच्चों ने आम खाने के लिए आम के पेड़ों पे पत्थर मारना चालू कर दिया ताकि उन्हें आम खाने में मिल जाए। एक पत्थर संत जी को लग गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर स्वभावतः लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखोगे मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, जी वाला क्वेश्चन है। उत्तर यहाँ से लिखोगे मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पार्ट आपका 1 निपट जाता है। बढ़ते हम लोग पार्ट 2 की ओर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, अभी कहता हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है आपका, ये पार्ट 2 जो आपका यहाँ पर लिखा दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। पार्ट 2 है 8 गद्य अभ्यास पुस्तक कक्षा 7वीं का, विषय हिंदी का। ठीक, जिसमें आप लोग सामने कुछ प्रकार से रेखांकन सही विकल्प दिए गए हैं। चलिए, तो पहले हम लोग सही विकल्प करते हैं। पहला विकल्प का विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखा शब्दांश है। तो जो क्या इसमें शब्द है, निपात इसका सही आंसर है। दूसरा लिखा है तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की यह तकरीब दीपू को किसने बताई। तो किसने बताई थी, तो दादी ने बताई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए, अगला लिखा है क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए। तो इसका आंसर लिखोगे आंगनबाड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही क्रम में जुड़ना। तो लिखोगे आंगन में पड़ी खटिया पर जाकर बैठा चुपचाप। ठीक, इस प्रकार से आप लोग लिख दो, चुपचाप बैठा। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा था दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो इसका उत्तर लिखोगे दीपू आलम घड़ी, यहाँ पर घड़ी लिख देना, आलम घड़ी की बड़ी इच्छा थी। बस सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। तो एक क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें लगा था दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो उसका आंसर हुए उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते थे कि पूरे घर में वह सबसे लाडला था, पर उसे इस बात की जरा लिखना है, जरा से भी खुशी नहीं थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लोगे। अगला है 6वां, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे। तो इसका आंसर लिखोगे सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। अगला 7वां, जिसमें लिखा है दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर लिखोगे दम साधने का अर्थ होता है चुप रहना। ठीक, प्रयोग में लिखोगे घड़ी की टूट जाने के बाद दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साधने लगा। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा आंसर लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा घड़ी कैसे टूट गई थी। तो इसका आंसर लिखोगे सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी, घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था, कोई कार्य लिखिए, कोई 2 कार्य लिखना है। तो पहला लिखोगे दीदी की सहेलियों के पास किताबें चिट्ठियाँ पहुँचाना, दूसरा लिखोगे भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में का भी आंसर लिख लोगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था। तो इसका आंसर लिखोगे दीपू इसलिए खुश नहीं था
क्योंकि दिन भर तो वह उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगर होनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा, उसके बारे में दीपू को क्या बताया। तो उत्तर लिखोगे दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है, असली आराम तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी वीडियो को रोक कर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है दादी की घड़ी कहानी का सारांश अमृत शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखोगे दादी की घड़ी पाठ का जब सारांश है कि हम जरूरी किसी कार्य के लिए सुबह आँख जल्दी उठना होता है तो हमारी नियत समय पर खुल जाती है, हमें किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का भी कंप्लीट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। तो यहाँ पर आप लोग पार्ट 2 तक पार्ट 2 का भी कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट ओर। तो स्टूडेंट्स कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक का पार्ट 3 ठीक पार्ट 3 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प का है गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने से पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी, तो क्या थी। तो आप इसका आंसर देखिए। तो इसका सही आंसर पुराने रीति रिवाज हो जाएगा। शब्द में उपसर्ग है, तो नाकाव्य शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप लोग इसका भी आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने अति लघुत्तम प्रश्न। अति लघुत्तम प्रश्न में पहला लिखा होगा मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती हैं। तो उसका आंसर लिखोगे मेरी वसीयत पाठ प्रेम में और यथ पाठ में से नेहरू जी की देश की एकता की भावना झलकती है। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर चौथे में लिखा था कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जुड़कर नाकामयाबी शब्द में बना है। तो इसी तरह ना उपसर्ग जुड़कर 2 नए शब्द बनाइए। तो लिखोगे ना प्लस राज बराबर नाराज, ना प्लस मुमकिन तो नामुमकिन। तो इस प्रकार से आप लोग भी 2 शब्द बना लेंगे। अगला आप सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा है किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो लोग प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां बी उपसर्ग जुड़कर 2 शब्द बनाइए। तो बी प्लस कार बराबर विकार, बी प्लस कास बराबर विकास। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वें का भी आंसर है आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला आपके सामने यहाँ पर 7वां लगा है नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। तो इसका आंसर होगा क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक चोखा मानते थे। तो इसका आंसर ये लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8वां नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। तो इसका आंसर लिखोगे नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डाल देने की कही है जहाँ किसान जी तोड़ मेहनत बहुत करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें का भी आंसर लिख लोगे। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं को 3 वाक्यों में लिखिए। लिखोगे मेरे ज़िले की नदी का नाम मैना है, यह नदी पूर्व से पश्चिम बहती है, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 3 वाक्य अपने हिसाब से भी अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां जिसमें लगा नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चला कि 3 पंक्तियाँ लिखी। तो लिखोगे मैंने करना मैंने सुबह के समय गंगा नदी के मुस्कुराते हुए देखा है। दूसरा लिखोगे गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। तीसरा लिखोगे गंगा नदी भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वें के तीनों आप लोग यहाँ पर उनके पंक्तियाँ लिख लेंगे। 11वां क्वेश्चन लगा है नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो लिखोगे क्योंकि वह आहते कि भारत के लोग इन रीति रिवाजों में
कि जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने में संकट रोकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जा रहा है। अगला है किसी दो महापुरुषों के चित्र या उनके बारे में 5 बार लिखना है। तो आप लोग चाहो तो कहीं 2 महापुरुषों के बारे में लिख सकते हो, या तो महात्मा गांधी के ऊपर या भगत सिंह के ऊपर। तो आप लोग इसको अपने मन से भी करना चाहते हो तो कर सकती हो। ठीक, अगला आपके सामने पार्ट 4 जो आप लोग देख सकते हो। तो ये पार्ट 4 है कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। ठीक, तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 4 का मैं संपूर्ण सोल्यूशन आप लोग सामने कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग सामने रहेंगे बहुविकल्पीय से प्रश्न। ठीक, क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय से प्रश्न। तो पहले लगा है धन धन धा, धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर अनुप्रास हो जाएगा। दूसरा लिखा है फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कदम को। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग तीसरा वाला जिसमें लिखा है दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। तो इसका आंसर लिखोगे वर्षा के आगमन पर मेढक जो अपने कंठ से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को हम यहाँ कहा गया है दादुर का कंठ खुला। इस प्रकार से इसका आंसर लिख लोगे। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां जिसमें लिखा है सॉरी पहले तीसरा हो गया, तीसरा आपका ये था। चौथा लिखा है चौथे का आंसर क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं फोटो नहीं निकलवाई, नहीं चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे वर्षा ऋतु का। ठीक, चौथे वाले उत्तर में लिख दोगे वर्षा ऋतु का। ठीक, चलिए 5वां देखते हैं हम लोग। चौथे में ये आंसर लिख देना है वर्षा ऋतु का। 5वां क्वेश्चन लिखा है वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। सभी लोगों को पता है वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। तो ये 5वें का आंसर लिख लोगे। 6वां है दामिनी शब्द में 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दामिनी का होता है विद्युत चपला। तो इस प्रकार से ये 2 शब्द हो जाएंगे दामिनी के। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट लघुत्तम प्रश्न करेंगे जिसमें लिखा है दोनों कविताओं में आज समान ध्वनि वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो लिखोगे खुला धुरा, चंदन बंदन, रीता बीता, बरस तरस। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे समान ध्वनि वाले शब्द लिख लेंगे अपनी बुक में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में है ये वाला क्वेश्चन जिसमें लगा है पंख बना हरिचंदन, पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए या भाव लिखिए। तो लोगे वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उस मिट्टी से खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। ठीक, समान लगती है। तो ना नलगा बनाना समाज नहीं, ना नलगा समान लगती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। 9वां देखते हैं बादल गुस्से में क्यों लग रहा है। तो आंसर लगोगे बादल में जब गरजने और बिजली की चुम्पा की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे बादल गुस्से में हो। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 9वें तक आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखो कदम के पेड़ में जब गेंद के समान फूल के आते हैं तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कंबर के पेड़ पर कष्टुघ्नि गेंद कदम के पेड़ पर कष्टुघ्नि गेंद झूल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा लिख लेंगे। ठीक, थोड़ा जैसे आधा अक्षर यहाँ पर लिखा आधा यहाँ पर लिखा तो इसको पूरा जोड़ लिया करो आप लोग। ठीक, तो कदम लिखा है देखो कदम वाला लिख देना यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है मेघ मजने से कविता क्या आशा है। तो लिखोगे वर्षा ऋतु के आगमन पर बादल लिखा है। ठीक, बादल गरजने लगता है और बिजली चमकने लगती है, मेढकों का कंठ खुल जाता है, चारों ओर साफ सफाई हो जाती है, ऐसे प्रतीत होता है मानव धरती का हृदय धुल गया हो, गीली मिट्टी हरी चंदन के समान लगने लगती है और किसान अपने ठूलों को खेती हलों के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो हमें वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखने हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे पहला लिखोगे वाक्य वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखोगे वर्षा ऋतु जुलाई माह से शुरू होती है। तीसरा पॉइंट मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। चौथा लिखोगे वर्षा ऋतु में आसमान में बादल छाए रहते हैं। पाँचवा वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहाना होता है। छठवां
इस ऋतु में चारों हरियाली छाई जाती है, यह दिखाई देती है। 7वां वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। 8वां लिखोगे वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। 10वां वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 12वीं का भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट को। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 जो आपका पार्ट 5 जो कक्षा 7वीं का और ये आपका विषय हिंदी का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली है पार्ट 5 उसकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 7वीं का पार्ट 5 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ। थोड़ा आपका यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, तो पहले आएंगे आपके सामने बहुविकल्पीकरण। जैसे पहले कहा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है, तो मतलब कहाँ पर है जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है तो वह कहाँ पर है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है अंक शब्द का अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है। तो अंक का क्या हो जाएगा, अंक जैसे आप लोग जानते हैं तो अंक का क्या हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें लगा पाठ 3। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है। तो लिखेंगे हम लोग पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है, तो इसका आंसर ये लिखोगे। ठीक, अगला है दूसरा जिसमें लगा है पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है। तो लोगों पाठ में झीलों की नगरी भोपाल शहर है। ठीक, अगला आप सामने यहाँ पर 5वां जिसमें लिखा है सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में से क्रिया को छांट कर लिखना है। तो उत्तर में लिखोगे खिलौना खेलना और पढ़ना, ये क्या है क्रियाएँ हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां था अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो उज्जैन नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7वां जिसमें लिखा है बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो लाई, शायरो, बंधवा और बुंदेली। तो ये क्या है नृत्य, लोक नृत्य हैं कहाँ के बुंदेली के। क्वेश्चन नंबर 8वां मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन कौन सी हैं। लोग बुंदेली, मालवी, निवाड़ी, मीली और बघेली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ हैं। अगला है 9वां मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो लोग चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का वही आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां जिसमें लिखा था आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 10 में ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ग्वालियर की 3 विशेषता लोगों ग्वालियर अपनी प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, दूसरा लोग यहीं पर संगीत तानसेन और बेजू बाबा की संगीत पेशेवर मौजूद हैं। तीसरा लोग ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थान है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 3 आपके ये पूरे हो जाते हैं, 3 विशेषताएँ। ठीक, ग्वालियर की। क्वेश्चन नंबर 11वां जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर क्या लिखना है राष्ट्रीय उद्यान लिखना है और कौन कहाँ पर है वो लिखना है। तो पहला लोगोगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उमरिया में है। ठीक, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका शिवपुरी में है। तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका होशंगाबाद में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पन्ना में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिला में है। ठीक, और वन विभाग जो आपका भोपाल में है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हम लोगों को लिखना है मध्य प्रदेश को भारत के मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है। तो लोगों के बारे में कहा मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं यहाँ पर लगा न तो इनको पूरा जोड़ देना। मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले सभी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, अतः मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ही ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। ठीक, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो कक्षा 7वीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 6 कौन सा पाठ 6 जिसमें लिखा है राखी का मूल्य आपका जो आपका कक्षा 6 का हिंदी का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो कक्षा 7 वाले पाठ 6 को संपूर्ण सोल्यूशन के साथ करिए। ठीक, चलिए कक्षा 7 वाले कक्षा 6 नहीं कक्षा 7 वाले पाठ 6 को करें। ठीक, कुछ पहले लगा आप लोग बहुविकल्पी रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के लिए पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर तो लोग हो गए
सहायता मांगना, तो इसका आंसर हो जाएगा सहायता मांगना। ठीक, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है, तो तत्पुरुष पद में कौन सा प्रधान होता है, तो इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट ऑप्शन है अति लघुत्तम विजन। तो पहला लगा है हिंदू बेग कौन था, तो लघु है हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर चौथा रानी करामती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी, तो लघु है रानी करामती ने हुमायूं को राखी अपनी सहायता के लिए भेजी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण उछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो लोग बलिदान हेतु तत्पर रहना, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो चौथे का उत्तर है, 5वें का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 6वां, जिसमें लगा था करामती ने क्या जादू को पिटाया भेजा था, तो लोग जाफना राजा हुमायूं है। ठीक, इसका वाक्य में जाफना मिला, इसका आंसर लोग जाफना राजा हुमायूं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर है रानी का पत्र भुला देता भी शत्रुता बढ़कर मैं भी और रानी करामती की सहायता करता, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। 8वें का क्वेश्चन लगोगे दूर दूर खाते हंसते हंसते पढ़ते पढ़ते भाव। ठीक, ये हो जाएगा। आपके छांट के लिखना था हमें, तो इस प्रकार से आप लोग छांट के लिख देंगे। थोड़ा यहाँ पर मैंने फोटो ली तो वो साफ नहीं आई ना, इस प्रकार से मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें लगोगे 9वां, इस पंक्ति का आशय है कि राखी शत्रुता के घाट को बनने का कार्य करती है, तो इस प्रकार चालू सानू क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 में का भी संपूर्ण सोल्यूशन में बता दिया है। वर्ड चालू नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जिसमें लिखा है रानी करामती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए राखी को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे लोग ही इस राखी को ले जो अपने प्राण के लिए तत्पर है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन 10 का उत्तर है, आप लोग लिख लेना है। 11वां लिखा आप लोग सामने राखी के अलावा आप किस अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए, तो आप लोग दिवाली पे लिख सकते हो, अगर आप पे बनती है तो लिख लीजिए, नहीं बनती है तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा लोगों की दीपावली के दिन भारतीय अपने घरों में दियों से सजाते हैं। तीसरा दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। चौथा दीपावली भगवान राम की याद में मनाया जाता है। 5वां इस त्यौहार में घरों की रंगोली सजाई जाती है। 6वां बच्चे इस त्यौहार को पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो दीपावली के ऊपर 8 से 10 लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए, तो दो क्वेश्चन नंबर हमको 12वां, तो इसका आंसर लोगे रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होता है। रक्षाबंधन का सौहार्द भारत में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम को प्रतीक है। रक्षाबंधन में से कई प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। 6वां रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। 7वां राखी के बदले भाई बहन को उपहार देता है और उनकी वचन देता है। 8वां एक भाई के लिए राखी का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करा दिया है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं पार्ट 7 से लेकर जो आपके पार्ट 22, 23, 24 तक जितने भी आपके लास्ट तक क्वेश्चन जो पार्ट हैं, पूरे पार्ट के सोल्यूशन मैं इसी चैनल पर ला रहा हूँ। तो कक्षा 7 वाले जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपका पूरा सोल्यूशन के साथ आएगा, फिर आपके विज्ञान साइंस के संपूर्ण सोल्यूशन कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।